नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास और विज्ञान के एक ऐसे बेजोड़ संगम पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य। ये कोई आम प्राचीन इमारत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने समय से सदियों आगे था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत ढांचे के रहस्यों और इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। अब सीधे चलते हैं साल 1903 में। बंगाल के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बार्डिलन ने एक ऐसा अजीबोगरीब आदेश दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आदेश क्या था? आदेश ये था कि कोणार्क मंदिर के मुख्य सभाकक्ष यानी जगमोहन को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह से भर दिया जाए और इसके दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। सोचिए, लाखों टन रेत। भाग एक सदी पुराना रहस्य। तो आखिर ऐसा क्या था जो पिछली एक सदी से भी ज्यादा समय से बंद है? आज 123 साल बीत चुके हैं, फिर भी ये आलीशान ढांचा गहरे अंधेरे में डूबा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 1903 का वो आदेश सिर्फ एक कमजोर इमारत को गिरने से बचाने के लिए था, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा खौफनाक राज देख लिया था जिसे दुनिया से छिपाना बहुत जरूरी था? क्या वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसे उस समय का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? भाग 2, पौराणिक कथाएं और साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इस रहस्य को समझने के लिए इसके निर्माण की जड़ों को टटोलते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं से लेकर उस शक्तिशाली राजवंश के ऐतिहासिक दस्तावेजों तक। पौराणिक मान्यताओं की माने तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुष्ठ रोग से ठीक होने के बाद ठीक इसी जगह पर सूर्यदेव के सम्मान में पहला मंदिर बनवाया था। फिर अगर हम दूसरी शताब्दी की बात करें तो ग्रीक भूगोलविद्ता टॉलेमी ने इसे कन्नागरा बंदरगाह के नाम से दर्ज किया। लेकिन आज जो ये विशाल ढांचा हमें दिखाई देता है, इसका असली इतिहास 13वीं शताब्दी में शुरू होता है, जब पूर्वी गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसके भव्य निर्माण का बीड़ा उठाया। दरअसल ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा, यूं कहिए कि एक मैसिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। राजमाता कस्तूरी देवी का सपना था कि एक ऐसा मंदिर बने जो सीधे सीधे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर दे सके और गंग वंश की जो सर्वोच्च शक्ति थी उसे पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। और इसके लिए पूरे राज्य का 12 सालों का राजस्व यानी 12 साल की पूरी कमाई इस एक प्रोजेक्ट में लगा दी गई। इस प्रोजेक्ट का पैमाना ही बिल्कुल अलग लेवल का था। मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त से चुनकर 1200 बेहद कुशल कारीगरों को लाया गया और इन 1200 कारीगरों ने इस ढांचे को खड़ा करने के लिए लगातार 12 सालों तक दिन रात एक कर दिया। भाग 3, चुंबक और एक बालक का बलिदान। ये मंदिर सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए नहीं जाना जाता। इसके भीतर जिस लेवल की प्राचीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ था, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसी तकनीकी चमत्कार के पीछे एक बेहद भावुक कर देने वाले बलिदान की कहानी भी जुड़ी है। अब इस स्लाइड में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि उन प्राचीन कारीगरों ने एक डायमैग्नेटिक फील्ड तैयार किया था। पत्थरों के बीच लोहे की पट्टियों और सबसे ऊपर एक 52 टन, जी हां 52 टन के विशाल चुंबक का उपयोग करके एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया जिसने भगवान सूर्य की अष्टधातु की विशाल मूर्ति को बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैरने पर मजबूर कर दिया। इसे ही आज हम मॉडर्न साइंस में मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। इस अद्भुत तकनीक को मुकम्मल करने का श्रेय जाता है एक 12 साल के बालक धर्मपद को। हुआ यूं था कि जब मुख्य वास्तुकार और उनके 1200 कारीगर उस 52 टन के चुंबक को सेट करने में फेल हो गए और राजा ने सबको मृत्युदंड देने की चेतावनी दे डाली, तब धर्मपद ने ही उस जटिल चुंबकीय पहेली को सुलझाया। उसने सभी कारीगरों की जान तो बचा ली, लेकिन उन अनुभवी कारीगरों के सम्मान और अभिमान पर कोई आंच ना आए, इसलिए उस वीर बालक ने मंदिर के शिखर से सीधे चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। भाग 4, समय बताने वाला पत्थर का रथ। इस मंदिर का बाहरी स्वरूप भी उतना ही चमत्कारिक है जितना कि इसका अंदर का हिस्सा। इसे केवल एक आम इमारत की तरह नहीं बनाया गया था, बल्कि सूर्यदेव के एक विशालकाय चलते फिरते रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इस भव्य रथ संरचना में 24 विशाल पत्थर के पहिए लगे हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और आगे की तरफ 7 बेहद शक्तिशाली पत्थर के घोड़े जुटे हुए हैं जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखने में तो ये पूरा ढांचा समय के एक पहिए का प्रतीक लगता है, लेकिन इनका एक बहुत ही सटीक और हैरान कर देने वाला यांत्रिक उद्देश्य भी था।
असल में ये पहिए एक बेहद सटीक सूर्य घड़ी यानी सनडायल का काम करते हैं। समय देखने के लिए सबसे पहले 8 बड़ी तीलियों की ओर ध्यान दिया जाता है, जो 3-3 घंटे के अंतराल को दर्शाती हैं। फिर उनके बीच की 8 छोटी तीलियों को गिना जाता है और अंत में पहिए के किनारे पर बनी छोटी मोतियों जैसी आकृतियों की मदद से समय को 3 मिनट की सटीकता तक मापा जा सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे 13वीं सदी की भारतीय वास्तुकला आधुनिक पश्चिमी प्रकाश विज्ञान से कितनी आगे थी। जरा सोचिए, जहां साल 1666 में आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के जरिए प्रकाश के 7 रंगों की खोज की थी, वहीं कोणार्क के ये 7 घोड़े उससे करीब 400 साल पहले ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंगों का बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भाग 5 आक्रमण और ब्लैक पगोडा। लेकिन इस गौरवशाली वास्तुकला का स्वर्णिम काल हमेशा एक जैसा नहीं रहा। मंदिर के इतिहास में एक ऐसा अंधकारमय दौर भी आया जब इस पर विनाशकारी हमले हुए, इसकी संरचना ढहने लगी और इसे एक बेहद खौफनाक उपनाम दिया गया। 1568 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर जोरदार हमला किया। हालांकि मंदिर के बहुत ही उन्नत आयरन इंटरलॉकिंग सिस्टम के कारण वो इसे पूरी तरह से तो नहीं गिरा पाया, लेकिन नुकसान बहुत भारी हुआ। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों ने इसे ब्लैक पगोडा कहना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने वो किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इसका मुख्य चुंबक ही चुरा लिया। आखिर पुर्तगालियों ने ऐसा क्यों किया? दरअसल यूरोपियन नाविक इस मंदिर से बहुत ज्यादा खौफ खाते थे। मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का चुंबक इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि यह समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के नेविगेशन कंपास को पूरी तरह खराब कर देता था। इस प्रचंड चुंबकीय बल के कारण जहाज अपनी दिशा भटक जाते थे और सीधे तट की चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। इसी खौफनाक वजह से इसे ब्लैक पगोडा का डरावना नाम मिला था। अपने जहाज़ों को बचाने के चक्कर में पुर्तगालियों ने उस 52 टन के मुख्य चुंबक को मंदिर से हटा दिया, लेकिन इसका नतीजा बेहद विनाशकारी रहा। जैसे ही चुंबक हटा, पूरा डायामैग्नेटिक संतुलन ही बिगड़ गया। जो आयरन इंटरलॉकिंग सिस्टम इतने भारी पत्थरों को मजबूती से जोड़े हुए था, वो नाकाम हो गया और ये विशाल संरचना धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। मंदिर को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए पुजारियों ने हवा में तैरने वाली भगवान सूर्य की उस अष्टधातु की मूर्ति को किसी तरह वहां से निकाला और उसे रेत में छुपा दिया। बाद में इसे सुरक्षित रूप से पुरी के जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में इंद्र मंदिर में ले जाया गया और बस इसी के साथ कोणार्क में सक्रिय पूजा का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया और ये भव्य इमारत धीरे धीरे एक वीरान खंडर में तब्दील होने लगी। भाग 6 भविष्य की खोज। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज के इस आधुनिक युग में हम वापस घूम फिरकर उसी बिंदु पर आ गए हैं जहां 1903 के उस ब्रिटिश आदेश के पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जिसने इस पूरे मंदिर को रेत से सील कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरा मामला कैसे विकसित होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 2022 में मंदिर के अंदर से इस रेत को निकालने की एक योजना शुरू की और अब 2025 में IIT मद्रास के साथ मिलकर कोर ड्रिलिंग और स्ट्रक्चरल असेसमेंट का बहुत ही बारीक और संवेदनशील काम किया जा रहा है ताकि इस 123 साल पुराने सील को बेहद सुरक्षित तरीके से खोला जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हाल ही में सामने आए डेटा ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी है। जांच में यह संकेत मिला है कि जो रेत 1903 में बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई मानी जाती थी, वो पिछले एक सदी में 13.5 मीटर नीचे खिसक चुकी है। जी हां, 13.5 मीटर। इसका मतलब है कि अंदर एक बहुत भारी खालीपन पैदा हो गया है, जो इस पूरे अभियान को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हम सब के सामने खड़ा है वो ये है, क्या आज की हमारी इस आधुनिक इंजीनियरिंग में इतनी क्षमता है कि वो 123 साल पुरानी सील को खोलकर उस रहस्य को सुरक्षित रूप से बाहर ला सके, जिसे 13वीं सदी की उस प्राचीन और बेहद उन्नत इंजीनियरिंग ने बनाया था? क्या वो रेत हटने के बाद ये ढांचा अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। कोणार्क का यह रहस्य आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस गहरे और अद्भुत सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।